डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ। बहुत स्थिर से यानी पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये पढ़ने वाला टॉपिक है, क्योंकि यही एक सिंगल टॉपिक है जो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। यानी बिना ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ पढ़े आप आयनिक इक्विलिब्रियम को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में होता है क्या कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तब एक नया टर्म आ गया हमारे पास, कौन सा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यानी सबसे पहले आप समझिए किस पॉइंट पे हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि वैसा कोई केमिकल सब्सटेंस जब उसे हम वाटर में पुट करते हैं, पानी में डालते हैं, तो वो अपने कंपोनेंट आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो अपने कंपोनेंट आयन में टूटता है वो कहलाता है आपको इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें भी दो कंडीशन है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा कौन सा हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जिसे हम पानी में डालें और उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, यानी उसके कंपोनेंट आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे जैसे ही पानी में हम डालेंगे तो ये टूट जाएगा किस चीज में, Na+ में एंड OH- आयन में। NaCl, नमक जो आप देख रहे हैं, ये टूटेगा सोडियम में, सोडियम आयन में एंड क्लोराइड आयन में। लेकिन जब आप एसिटिक एसिड यानी विनेगर को आप डालते हैं पानी में, तो ये अपने कंपोनेंट आयन में कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट करेगा और ये आपस में एसोसिएशन का भी भावना रखेगा, फिर से जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद एक इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द रिएक्टेंट के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और चूंकि आयन पार्टिसिपेट कर रहा है इक्विलिब्रियम के फॉर्मेशन में, इस वजह से इसे कहा जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम जो फॉर्म करता है वो करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं करता, क्योंकि जो टूट गया सो टूट गया। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है कि टूटता है फिर जुड़ता है, टूटता है फिर जुड़ता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसे देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसको आप तोड़िए, अकेले अकेले नहीं टूटेगा। और इससे भी अच्छे तरीके से आपको समझना है तो आप क्या कर लीजिए, NaCl को ले लीजिए। NaCl, नमक को आप ऐसे तोड़ करके देखिए, हीट देने के बाद आपसे टूटने वाला है, नहीं टूटेगा। आप इसे तवा पे रख करके आप गर्म करिए नमक को, पिघलेगा तक के नहीं, और आप पिघला भी नहीं सकते क्योंकि उतना टेम्परेचर आप दे भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर देंगे तब जाकर के ये पिघलेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस बेचारे को आप नमक पानी में डाल दीजिए, यानी एक्वस में डाल दीजिए, तो ये अपने कंपोनेंट आयन में टूट जाता है। यानी नमक से हमें सीखना चाहिए अपने जीवन में कि आप हमें स्ट्रॉन्ग वे में आप हमसे यदि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपके साथ भी हम वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे और पोलाइटनेस के साथ आइए, टूट जाएंगे, मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ ये नमक टूट चुका है किस चीज़ में, Na+ आयन में और Cl- आयन में, और ये एक्वस, और ये टूटने के बाद फिर से ये मिल नहीं रहा। एक बार इसका डिसोसिएशन हुआ तो ये आपस में फिर से मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। और जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो अल्फा का वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू यहाँ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट को ले लीजिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप ऐसे समझिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट को, वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, जैसे ही इसको आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा किस चीज़ में, CH3COO- आयन में, और H+ आयन में ये डिसोसिएट हो गया। आफ्टर डिसोसिएशन यदि ये एक ही कंटेनर में ये रखा हुआ है तो अगेन ये क्या करेगा, एसोसिएट होकर के अगेन CH3COOH यानी एसिटिक एसिड, एक्वस यहाँ लिख दीजिएगा, बिना एक्वस का कुछ टूटने वाला नहीं है, और ये एक्वस ही क्या होगा, एक्वस करने का मतलब हो गया कि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एसोसिएटेड हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम बनाएगा, यानी जितना तेजी से इसका ब्रेकडाउन होगा उतना ही तेजी से ये दोनों आपस में मिल करके
एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो ऐसे में एक इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन होगा जिससे हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मोस्टली एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो टूटते हैं और एसोसिएट भी होते हैं, समझ गए। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना है तो आप समझ ही गए होंगे कि ओस्टवाल्ड लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू जो अल्फा का वैल्यू होता है वो होता है लेस देन 1 होता है, ठीक है। और यहाँ ये क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, इसको लिख दीजिए लेस देन 1 और उसके वो होता है कितना, इक्वल टू 1, नॉट ग्रेटर देन 1। कभी भी अल्फा का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्लियर। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो चलिए ये पढ़ लें, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होता है। और वेन देखिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम मान लेते हैं कि ए भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये अपने कंपोनेंट आयन में टूट चुका है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, दोनों मिलकर के बना था। तो ये ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, और जैसे ही वाटर में डाले थे तभी ये टूटा है, तो इस वजह से एक्वस लिखे हैं। जैसे ही हम किसी को लेंगे तो वैसे ही टूटेगा नहीं, थोड़ा सा तो टाइम लेगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए बी का है वो है सी, तो यहाँ सी का जो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ किसी से, मोल पर लीटर से, मोलरिटी से, ठीक है। यहाँ यूनिट नहीं लिखा गया है क्योंकि हौच पौच ना हो जाए। तो सी है तो उसी समय तो ये टूटेगा नहीं, थोड़ा सा वक्त लेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपने कंटेनर में ए बी को लिया है तो तुरंत टूट नहीं न जाएगा, कुछ तो वक्त लेगा। तो जैसे ही आपने ए बी को डाला इलेक्ट्रोलाइट को, तो उस समय तक के वो अपने कंपोनेंट आयन में टूटा नहीं है, यानी उस समय ना तो ए प्लस आयन का फॉर्मेशन हुआ है ना तो बी आयन का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें ब्रेक डाउन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन होगा तो बहुत बहुत कम ब्रेक डाउन होता है, तो बहुत कम ब्रेक डाउन होगा, इस वजह से यहाँ लिखा गया क्या, माइनस सी अल्फा, ठीक है। ये तरीका है, ये इसी तरीके से आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखना होगा। तो इसमें से कुछ समय के बाद इसमें चेंज आना शुरू हो गया, यानी इसमें कमी आएगी कितना से, माइनस सी अल्फा से, और ए प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो बनेगा वो हो जाएगा प्लस सी अल्फा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन, और इसमें कमी आ रही है तो कौन सा साइन, नेगेटिव साइन। सिमिलरली बी का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस सी अल्फा। एट इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं कि जितना से कमी आया होगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा आपको क्या, इक्विलिब्रियम पे बना देगा C माइनस, ये शुरुआत में आपने लिया था कितना C, कमी कितना से आ गया, माइनस सी अल्फा से, तो लिख दिए C माइनस सी अल्फा। शुरू में तो कुछ था ही नहीं, तो जीरो में आप सी अल्फा आपने बनाया ही, ऐड करिएगा तो वैल्यू आएगा सी अल्फा, सिमिलरली सी अल्फा। नाउ सी यहाँ यानी कंसंट्रेशन को आप यहाँ क्या ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और सी अल्फा। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट जब इसका लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना बोल करके यहाँ बोलेंगे हम क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के। तो आपको पता है कि यहाँ हम लेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स है ये एंड बी, तो प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नीचे लिख दिए हैं। आपको एट इक्विलिब्रियम का लिखना है, ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन लिखना होता है। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इसका कितना है, सी अल्फा ए का, बी का कितना है सी अल्फा, और इसका कितना है सी माइनस 1 माइनस अल्फा, सी इंटू 1 माइनस अल्फा जो है उसको कट कर दीजिए। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन, एक सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आ जाएगा आपके पास कितना, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, सी से सी कट गया तो बच गया नीचे क्या बच गया, हाँ, तो सी से सी कैंसिल हो गया, बच गया कौन, सी और अल्फा एंड अल्फा, तो सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा। अब ओस्टवाल्ड का लॉ यहाँ अप्लीकेबल होता है। इनका क्या कहना था कि इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट इतना कम डिसोसिएट करता है
कि 1 माइनस अल्फा का वैल्यू काफ़ी क्या होता है, अल्फा का वैल्यू वेरी 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 लेस देन क्या होता है 1, यानी 1 से बहुत ही कम। यानी 1 माइनस अल्फा करिएगा तो अप्रॉक्स आ जाएगा कितना के बराबर, 1 के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के बराबर आ गया तो 1 माइनस अल्फा को क्या मान लिए 1, तो अभी तक तो वही लिखे हैं सी अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप इसको ऐसे लिख दीजिए के इक्वस टू, फाइनली के इक्वस टू आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इसका पूरा का पूरा वैल्यू हो गया 1। तो यही है आपका कौन, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलिए इनके स्टेटमेंट को देख लें। स्टेटमेंट अभी तक हम नहीं पढ़े थे, देखिए ऊपर है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब हम बात करते हैं किस चीज़ पे, इनके स्टेटमेंट पे। कह रहा है क्या कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉल्यूशन था किस चीज़ का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इज डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड यानी इसमें जब हम पानी को मिलाए डाइल्यूट किए, देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब अल्फा ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड, जाहिर सी बात है, दिस इज कॉल्ड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और फाइनली इनका क्या था, नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम बता रहे थे आपको क्या, कि इफ अल्फा का वैल्यू क्या हो जाए, वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाए 1। और ये किसने बताया था, ऑस्टवाल्ड ने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, वेरी 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 लेस देन 1 होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो वैल्यू होता है अल्फा का, वो होता है कितने के इक्वल, 1 के इक्वल होता है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या मान लिए, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा क्या, के बाई अंडर रूट के बाई सी, देखिए ये इधर चला जाएगा, तो ये के ऊपर है, नीचे ये आ जाएगा कौन सा सी, तो के बाई सी, और इसके वजह से हो जाएगा अंडर रूट के, कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू और भी क्या लिख सकते हैं, ये जब कांस्टेंट है तो 1 बाई सी लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट सी, ऐसे कहेंगे। तो यहाँ सी आपका क्या है, कंसंट्रेशन। आपको पता है कि सी इक्वल टू कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किस चीज़ का, वॉल्यूम का, तो कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो अल्फा का जो वैल्यू आया यहाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको जब ऊपर ले जाइएगा, यहाँ जब कंसंट्रेशन नीचे है तो वॉल्यूम कहाँ जाएगा, ऊपर, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट भी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप वॉल्यूम को क्या करेंगे, पानी मिलाते जाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और टूटता जाएगा, फाइनली वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करने लगेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि तब तक के उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और इन दोनों के बीच में इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी क्या हो जाएगा, कम, और इनके बीच की दूरी काफ़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से कोई आपसे पूछे कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा का वैल्यू क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे अल्फा का वैल्यू घटेगा, वॉल्यूम डालिए, पानी डालिए, उसका क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ फाइनल लिख दिए हैं कि वॉल्यूम का मतलब हो गया क्या, डाइल्यूशन। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डाइल्यूशन, दिस इज नोन एज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यही है कौन, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो आपने क्या देखा कि डाइल्यूशन हम बढ़ाते गए, अपर एरो का मतलब है कि इंक्रीज करते गए, अल्फा की वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फाइनली वही बात जो मैं कह रहा था कि अल्फा का वैल्यू हो जाएगा कितना परसेंट, 100%। 100% कहने का मतलब है तो हो गया क्या कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, अब एसोसिएशन का कोई उसमें चांस नहीं है। अब आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आप कितना भी लॉ पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक कि आपको इसका एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी आपको जब कंपटीशन में पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, तो एप्लीकेशन से। तो चलिए आप एप्लीकेशन को बहुत गौर से ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन। अब आ जाइए एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन छुप जाएगा आपको, के इक्वल टू आपने पढ़ा इसमें क्या, सी अल्फा स्क्वायर, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब आ जाइए मोनोबेसिक एसिड, HCl एसिड है, H2SO4 भी एसिड है,
दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? HCl में एक ही H प्लस आयन दे सकता है, जबकि H2SO4 दो H प्लस आयन दे सकता है। सिमिलरली H3PO4 में कितना दे सकता है H प्लस आयन? 3H प्लस आयन को वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो देखिए, वैसा कोई एसिड जो सिंगल H प्लस आयन को डोनेट करता हो तो वो कहलाएगा मोनोबेसिक एसिड। दो देता, नाम अपोजिट है, एसिड है, उसके लिए टर्म यूज हो रहा है कौन? बेसिक। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन। तो यदि कोई मोनोबेसिक एसिड है, इसका मतलब है कि उसके पास H प्लस आयन जो है 1 है, यानी एक ही दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे HCl या एसिटिक एसिड एक ही H प्लस आयन को दे सकता है, उसमें हाइड्रोजन टोटल 4 है, क्योंकि CH3COOH जब लिखते हैं तो टोटल काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है? 4। लेकिन वही हाइड्रोजन वहां से डिस्प्लेस होगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या हो? एडेड हो। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, उससे एक ही हाइड्रोजन एडेड होता है, इसलिए वो एसिटिक एसिड एक ही H प्लस आयन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो वो हो गया आपका कौन सा? मोनो बेसिक एसिड। अब बेस के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस। तो मोनो एसिडिक बेस कौन हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ही OH प्लस आयन को OH माइनस आयन को दे सकता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि जब हम टर्म यूज करेंगे कौन सा? मोनो का मतलब सिंगल, बेसिक का मतलब कि कितना H प्लस आयन वो दे सकता है। H लिखें एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो H कोई बेसिक मोनोबेसिक एसिड है, इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है यानी वीक है, तो ये H प्लस आयन दिया और A माइनस आयन दिया। H प्लस के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर निगेटिव मान लीजिए। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका कितना है? C, तो 0 एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? ये C माइनस सी अल्फा, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा था C अल्फा और यहाँ प्लस C अल्फा और यहाँ भी प्लस C अल्फा। इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा C माइनस सी अल्फा। पीछे अभी तक तो डिस्कस वही कर रहे थे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जब आप देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट का क्या नीचे लिखते हैं। इसका वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कितना है? सी अल्फा और इसका कितना है? C माइनस सी अल्फा। आपको पता है कि यहाँ यदि हम कॉमन ले लेंगे C तो नीचे हो जाएगा क्या? C इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये ऊपर C ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनली K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ओस्टवाल्ड का कहना था, मेरा नहीं। ठीक है, कि अल्फा का वैल्यू जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, इसलिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। वही बात घिसा पीटा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर। याद रखिएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर मोनोबेसिक एसिड। सिमिलरली अब आ जाइए मोनो एसिडिक एसिड। देखिए एक ही OH माइनस आयन है, एक ही बेचारा दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन C 0 एट इक्विलिब्रियम का ये लिखें क्योंकि बदलाव आ जाएगा माइनस C अल्फा से, और यहाँ बनना होगा तो C अल्फा प्लस C अल्फा और प्लस C अल्फा बनेगा। एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा C माइनस C अल्फा, जैसे इसमें हो रहा तो वही है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और यहाँ कौन सा? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जब आप एसिड की बात करेंगे तो एसिड की, बेस की बात करेंगे तो बेस की। तो देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहाँ ऊपर और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे। आपको इसका तो पता ही है कि वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 1। फाइनल देखिए तो KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। आपको अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड, क्योंकि आप एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, तो KB इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट चाहे तो आप एसिड का निकालिए या किसी बेस का निकालिए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा इसका वैल्यू कितना? C अल्फा स्क्वायर। यानी K यहाँ क्या है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और ये आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वीक बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये टूट रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और ये भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी एसिड या कोई भी बेस अपने कंपोनेंट आयन में टूटेगा, और टूटने के बाद उसके अल्फा का वैल्यू क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब भी टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन का वैल्यू क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसे हम अल्फा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए।
सिमिलरली अब और एप्लीकेशन, वो तो फर्स्ट एप्लीकेशन था, अब सेकंड एप्लीकेशन पे आ जाइए। इधर वही चीज़ है, मोनोबेसिक एसिड और मोनोएसिडिक एसिड। तो देखिएगा पीछे आ रहा था H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा था, C अल्फा के इक्वल टू आ रहा था। भूल गए ना? देखिए कैसे वो आ रहा था जो बताते हैं। अब भूल ही गए हैं तो फिर चलिए, या कुछ समझ रहे होंगे तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ कैसे लिख रहे थे, HA था, ये इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा था। एक्वस लिखिएगा, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, तो H प्लस आयन और प्लस A माइनस आयन, तो ये C तो 0 0, C माइनस C अल्फा, तो ये क्या हो रहा था, C अल्फा। तो आप इसको इससे कंपेरिजन करिए, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा था, ये आ रहा था C अल्फा। सिमिलरली यहाँ बेस होता तो वो भी आ जाता, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना आ जाता, C अल्फा के इक्वस हो जाता। ठीक है, चलिए वही चीज़ को यहाँ हमने लिखा है। क्या क्या लिखा है, H प्लस आयन C अल्फा इक्वेशन 1, तो आप निकालिए इसमें K इक्वस टू, क्या आपने पढ़ा है, C अल्फा स्क्वायर, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो अल्फा के जगह पे आप पुट क्या करिए, सॉरी C के जगह पर आप हाँ K इक्वस टू C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा इक्वस टू आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट K बाई C लिख सकते हैं कि नहीं, K बाई C। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या करिए कि H प्लस आयन के कंसंट्रेशन बराबर आपने पढ़ा है C, तो C छोड़ दिए। अल्फा के जगह पर क्या किए, इस अल्फा के वैल्यू को ला करके यहाँ पुट कर दिए, तो हो जाएगा अंडर रूट K बाई C। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो गया, आप इसको इसके अंदर जब आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर, K छोड़ दिए, C स्क्वायर अंडर रूट और डिवाइडेड बाई C, तो एक C से एक स्क्वायर वाला एक कट जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KC। रिमेंबर करके रखिएगा, ये सब आपको 35 सेकंड 40 सेकंड में बनाना है। तो बिक एसिड के लिए, मोनोबेसिक एसिड के लिए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो सकता है, अंडर रूट K इंटू C। सिमिलरली अब आ जाइए किस पे, OH माइनस आयन का C अल्फा, आपने पढ़ा है KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू ओस्वाल्ड डायल्यूशन लॉ, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अंडर रूट KB बाई C। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OH माइनस आयन इज इक्वल टू C इंटू अंडर रूट KB बाई C, तो H माइनस आयन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KB इंटू C। जैसे आपने इसको देखा, यही यहाँ अंतर क्या आया, H प्लस आयन और यहाँ OH माइनस आयन, यहाँ K है तो यहाँ K भी है। फार्मूला आपका दोनों का सेम है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अभी आप पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, पढ़ना कहाँ है, आयनिक इक्विलिब्रियम में। यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अब आ जाइए पीएच और पीओएच को फाइंड आउट कैसे करेंगे। पीएच के बराबर, अब ये आपने पढ़ा है क्या, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, पुट द वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच को ऐसे ही छोड़ दिए, नेगेटिव लॉग को छोड़ दिए, और अभी आपने H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या पढ़ा है, अंडर रूट K इंटू C। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस लॉग, रूट को हटाइएगा तो क्या करिएगा, K इंटू C और पावर कितना कर दीजिएगा 1/2, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 को आप उठा करके आगे ले आइए, तो आगे आ गया लॉग के रूल के अकॉर्डिंग, तो माइनस 1/2 लॉग के, और ये प्रोडक्ट है तो यहाँ कौन सा सिंबल आ जाएगा, प्लस साइन, और हो जाएगा लॉग C। ठीक है, तो पीएच इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ लॉग के, और माइनस माइनस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 लॉग C। तो पीएच इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, चलिए इसको सुविधा के अनुसार इसको आगे पीछे कर लीजिए, तो माइनस ये हो जाएगा आपके पास क्या, देखिए निगेटिव लॉग को हम बोलते हैं P, तो P लिख दिए, तो रह गया कौन 1/2, तो 1/2 छोड़ दिए। ध्यान से देखिएगा, निगेटिव लॉगरिथम को माइनस लॉग को बोलते हैं क्या, P, तो ये 1/2 रह गया, तो 1/2, और K को K छोड़ दिए। ठीक है, और माइनस हाफ लॉग C एज इट इज छोड़ दिए, तो आपके पास क्या आ गया, एक मोनोबेसिक एसिड के लिए पीएच का वैल्यू होता है 1/2 PK माइनस 1/2 लॉग C क्या है, यहाँ कंसंट्रेशन है। कौन सा कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द बिग एसिड। अब आ जाइए पीओएच, P का मतलब निगेटिव साइन और OH माइनस साइन, ये वैल्यू पुट करिए। पीओएच का वैल्यू आपको पता है कि अंडर रूट KB इंटू C होता है, तो पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग अंडर रूट KB इंटू C। सॉल्व करेंगे
तो माइनस लॉग ऐसे ही हम छोड़ दिए हैं और रूट हटाने के लिए 1/2 इसके ऊपर पावर चला गया। और भी पी ओ एच को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसके आगे फ्रंट पे आ जाएगा, तो निगेटिव साइन एज इट इज, -12 लॉग और के बी और प्रोडक्ट रहता है तो प्लस का साइन आता है और लॉग सी। ठीक है, पी ओ एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -1/2, इसको ब्रैकेट हटा दिए तो लॉग के बी, माइनस और प्लस ये अगेन माइनस हो गया और क्या हो जाएगा, -1/2 लॉग सी। अब निगेटिव साइन और लॉग को बोलते हैं पी। कहानी खत्म, इसका बच गया हाफ, तो हाफ यहाँ लिख दिए, तो 1/2 पी और के बी है तो के बी और -12 लॉग सी। तो ये पी ओ एच का और पी, इस दोनों के बीच में देखिए दोनों सिमिलर है। पी एच इक्वल टू 1/2 पी के है, जबकि पी ओ एच के लिए 1/2 पी के भी है, -12 लॉग सी। इसमें भी मोनोबेसिक एसिड में और मोनोएसिडिक बेस दोनों का आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बदलाव है। आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, लिमिटेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और इनका औकात यहीं तक है कि केवल अप्लीकेबल है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये था हमारा कौन सा, ये एप्लीकेशन था। आपने पढ़ा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इससे बेस्ट कुछ जो न्यूमेरिकल होगा अगले वीडियो में हम डाल देंगे, और यही हम अपने वीडियो को क्या देते हैं, विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।